गुड इवनिंग। सर्वप्रथम आज शिक्षक दिवस पर सब एग्जाम क्लासेस, कॉलेज मस्ती, द जॉब पॉइंट, मोहन सर, जितने भी शिक्षक हैं पूरे ऑफिस के द्वारा सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जैसा जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है, लेकिन मुझे लगा ढेर सारी शुभकामना, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना देने के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए और कुछ न कुछ देखना भी चाहिए। तो आज एक रिकॉर्डेड क्लास पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की जितने भी लोग जो भी गुरुजन तैयारी कर रहे हैं वो पर्यावरण से है, और पर्यावरण में हेल्थ एवं क्लीननेस, आज जो है वो हेल्थ एवं क्लीननेस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसमें है क्या, हेल्थ है क्या। हम लोग बोलते हैं हेल्थ हेल्थ हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। किसी ने कहा था ना कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हम लोग स्वस्थ मन से स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आप लोग पेडागोजी में पढ़े भी होंगे, स्वस्थ मन से ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क का विकास कहाँ से होगा। तो आज जो है ईवीएस में हेल्थ एवं क्लीनेस पर हम लोग टॉपिक लेके मैं आया हूं, और हम लोग देखेंगे स्वस्थ जो मानव शरीर का वह अवस्था है जिसके अंतर्गत उसके शरीर में क्या हो, शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जाता है। WHO आप लोग सुने होंगे, WHO जिसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 के अनुसार स्वस्थ केवल रोग मुक्त होने से संबंध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रोग मुक्त है इसका मतलब वह व्यक्ति स्वस्थ है, ऐसा कोई बात नहीं है। स्वस्थ से तात्पर्य यह होता है कि किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जीवन क्षमता का पूरी तरह से समन्वय स्थापित हो। ठीक है, तो चलिए यह जो पहला MCQ है उसमें पूछा जा रहा है, स्वस्थ वह अवस्था है जिसके अंतर्गत कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके, शारीरिक, मानसिक या सामाजिक। तो अभी मैंने चर्चा किया कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जीवन की क्षमता का पूरी तरह से समन्वित स्थापित होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ये सभी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अब दूसरा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो लगभग लोग जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते होंगे वो जान जाएं कि प्रतिवर्ष जो है वो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल कब हो, 7 अप्रैल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई,
7 अप्रैल को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब दूसरे प्रश्न की ओर मैं आगे आगे बढ़ता हूं और उन चीजों को मैं देखते चलता हूं। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितना जल पीता है? एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितना जल पीता है? देखिए, पारा टीचर आकलन में जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और हम जिस कक्षा को पढ़ाते हैं अपने विद्यालय में, वो सबसे पुस्तकों से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं। और हमारी संस्थान ये कोशिश कर रही है कि वैसे प्रश्नों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, किया जा रहा है जो बहुत से बहुत उपयोगी हो। तो एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितना जल पीता है? 5 से 6 लीटर, 1 से 1.5 लीटर, 2 से 3 लीटर, 4 से 5 लीटर। कहा है ना, जल ही जीवन है। जल है, जल ही जीवन है। हाँ, हम लोग जानते हैं स्वस्थ शरीर हेतु बहुत सा संतुलित आहार चाहिए। अगर आप शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो संतुलित आहार, भोजन या शरीर का संपूर्ण विकास निरोगी बनाने में सहायक होता है। संतुलित आहार में, जैसे मैंने कल एक दिन चर्चा किया था, ऊर्जा के स्रोत, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म एवं बृहद पोषक तथा संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं। ऐसा ही भोजन हम लोगों को करना चाहिए। अब यहां प्रश्न पूछा जा रहा है, जल ही जीवन है। तो जल, आप स्वस्थ व्यक्ति कितना एक दिन में पानी पीता है? स्वच्छ भोजन के साथ पेयजल। शरीर में अधिकांश रोग बासी या गंदे भोजन तथा जल के ग्रहण करने से होता है। अगर हम कल वाला आज बासी चीजों का अधिक उपयोग करते हैं तो वहां हमें अधिक बीमारी होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक दिन 2 से 3 ये हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी है, ठीक है, लीटर जल पीना चाहिए। जल पीना चाहिए। कितना पीना चाहिए भाई? 2 से 3 लीटर। चलिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जो प्रश्न बता रहे हैं थोड़ा जल्दी बताते हैं, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा समय लगता है। वैसे मैराथन करा देने से क्या हो जाएगा? अभी हमें जानना है, हमें समझना है, हमें देखना है, हमें सीखना है। हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। पेयजल को स्वच्छ करने के हेतु आप जानते हैं कि कभी कभी पानी जब गंदा हो जाता है तो उसको स्वच्छ करने के लिए फिटकिरी का उपयोग किया जाता है, उबाल कर ठंडा किया जाता है। जल अगर गंदा हो जाए तो उसे साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? फिटकिरी का प्रयोग करते हैं या पानी जो है सो उबाल कर उसको ठंडा किया जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पेयजल का शुद्धिकरण किया जाता है नमक द्वारा, विद्युत द्वारा, आयोडीन द्वारा, फिटकिरी द्वारा। अभी मैंने प्रश्न के बारे में डिस्कस किया कि पेयजल शुद्धिकरण कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये फिटकिरी द्वारा। अभी मैंने चर्चा किया था किसके द्वारा भाई? फिटकिरी के द्वारा जो है सो पेयजल शुद्धिकरण किया जाता है। अगर पानी प्रदूषित हो जाए तो उसको शुद्ध करने के लिए फिटकिरी के द्वारा हम उसमें शुद्ध कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्न में से क्या व्यक्ति स्वच्छता का भाग नहीं है? चिकित्सा द्वारा नियमित रूप से नाक, कान, आंख आदि का जांच करवाना, सड़क पर जल एकत्रित न होने देना, धूप से बचने के लिए चश्मा पहनना, नियमित रूप से वस्त्रों की सफाई करना। प्रश्न को गौर से देखें। निम्न में से क्या व्यक्तिगत स्वच्छता का भाग नहीं है? अपने आप को स्वच्छ रखने का भाग नहीं है। तो इसका जो देखिए, चिकित्सक द्वारा नियमित रूप से नाक, कान, आंख आदि का जांच करवाना, सड़क पर जल एकत्रित न होने देना, धूप से बचने के लिए चश्मा पहनना, नियमित रूप से वस्त्रों का सफाई करना।
क्या रहा है यहां देखिए, निम्न में व्यक्तिगत स्वच्छता, तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत ये होगा सड़क पर जल एकत्रित न होने देना। ये तो नाक कान आंख ये सब तो व्यक्तिगत स्वच्छता से ही संबंध रखता है। धूप से बचने के लिए चश्मा पहनना आंख की सुरक्षा होता है। नियमित रूप से वस्त्रों की सफाई करना, अगर सफाई आप करते हैं, कपड़े साफ सुथरे पहनते हैं तो गंदा नहीं होता, शरीर में पसीना नहीं आता, फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। आज देखते हैं अगर गंदे कपड़े पहनते हैं, भीगे हुए कपड़े पहनते हैं तो हमारे शरीर में फंगल, बहुत से लोगों के शरीर में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और वो धीरे धीरे स्किन डिजीज के रूप ले लेता है। वो स्किन डिजीज बहुत ही धीरे धीरे खराब हो जाता है, वो बहुत परेशानी हो जाता है। आपको व्यक्तिगत स्वच्छ रखने के लिए बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। शौच के बाद एवं भोजन करने से पहले साबुन से हाथ धोवें, प्रतिदिन साबुन से स्नान करें, प्रतिदिन दांतों की सफाई करें, प्रतिदिन तो नहीं लेकिन प्रति सप्ताह अपने नाखून को काटें, नियमित रूप से बाल नाक कान की सफाई करें। धूप एवं धूल से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चश्मा पहन लेना चाहिए। घर में प्रयोग आने वाले वस्त्रों को नियमित सफाई करिए। संक्रमित जो रोग होते हैं, ग्रसित व्यक्ति वस्तुओं का उपयोग करता हो उससे आप दूर रहिए। ठीक है, यह व्यक्तिगत स्वच्छता की बात होगी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर क्रमशः बढ़ते हुए, निम्न में से सामुदायिक स्वच्छता का भाग नहीं है, निम्न में से सामुदायिक स्वच्छता का भाग नहीं है पार्क की साफ सफाई करना, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना, नियमित रूप से घर की साफ सफाई करना, जल की निकासी का उचित प्रबंधन। निम्न से सामुदायिक स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता क्या है? सामुदायिक स्वच्छता तो आप जानते हैं समुदाय की बात कर रहा है। वे समस्त क्रियाएं जो व्यक्ति स्वयं के अतिरिक्त अपने आसपास के लोगों एवं समाज को स्वच्छ एवं निरोगी रखने के लिए किया जाता है, वो सामाजिक सामुदायिक स्वच्छता के अंतर्गत, जैसे आसपास मोहल्ले की सफाई, सार्वजनिक रूप से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जलाशय की सफाई, कचरा नियमित रूप से कचरा पात्र में डालना, गंदे जल का निकासी संयंत्र का प्रबंधन सही होना, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति होना, ये उद्योग की आबादी क्षेत्र से दूर रहना। कभी कभी आप देखते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, उससे कचरे निकलते हैं, वो गंदगी फैलाती है, तो बहुत तरह से होता है। बस स्टैंड रेलवे स्टेशन जैसे तैसे लोग खाया पिया जहाँ तहाँ फेंक दिया, वो अभी एक बीमारी का कारण होता है। गंदगी जो है वो बीमारी का कारण है। आज पूरा देश स्वच्छता पर ध्यान दे रहा है और हमें भी अगर स्वस्थ शरीर चाहिए तो स्वस्थ शरीर के लिए आपको स्वच्छता पर ध्यान देना पड़ेगा। जब तक स्वच्छ नहीं रहेंगे तब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे। स्वच्छता का संबंध स्वस्थता से है, और नहीं तो फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंतर्गत रोग हो जाते हैं। रोग में बहुत सा रोग होता है, आपने देखा होगा। तो सबसे पहले छठा प्रश्न का हम लोग जवाब निकाल लेते हैं। इसका जो जवाब आ जाएगा वो क्या हो, नियमित रूप से घर की साफ सफाई करना। ये तो व्यक्तिगत है, ये सामुदायिक स्वच्छता का भाग नहीं है ना। आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं। निम्न में संक्रामक रोग है। अब बताइए संक्रामक रोग क्या है? आपने कभी पढ़ा होगा, पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा अपने बच्चों को, या क्लासेस में कहीं ने आपने पढ़े होंगे या पढ़ाए होंगे। हम शिक्षक हैं तो पढ़े पढ़ाए जरूर होंगे। तो ये शरीर के वह रोग, इसमें संक्रमण रोग क्या है? संक्रामक रोग यह समूह संक्रमक जैसे सूक्ष्म जीवी, आप सूक्ष्म जीवी का नाम सुने होंगे। सूक्ष्म जीवियों का नाम आपने सुना होगा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग उत्पन्न होते हैं। इसे रोग जनक भी कहा जाता है। रोग जनक भी कहा जाता है। रोग जनक जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, एक रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को प्रसारित करते हैं। एक रोगी से दूसरे रोगी के पास ये फैलता है। तो आपको देखना है, उदाहरण के लिए जैसे कुष्ठ, खसरा, तपोदिक, हैजा,
ये सब जो हो गए वो बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हैं, एक दूसरे को से फैलता है। ठीक है, तो इसमें के अंतर्गत आपको देखना है खसरा, कुष्ठ, कैंसर, कुष्ठ, खसरा कौन सा संक्रमक रोग है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, इसमें से कौन सा संक्रमक रोग है, इसे आप बतावें। तो आपको देखना है संक्रमक कौन है, कौन असंक्रमक है। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रमक, एक असंक्रमक। संक्रमक जो एक दूसरे में फैलता हो एक दूसरे से, तो कुष्ठ और खसरा ये संक्रमक रोग है। कुष्ठ और खसरा ये एक दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। चलिए, कालाजार रोग का वाहक है। कालाजार रोग, बहुत से रोग हैं जिसके बारे में फलेरिया, मलेरिया, डेंगू, निमोनिया, टाइफाइड। तो कालाजार रोग का वाहक है घरेलू मक्खी, ब्लू मक्खी, कुत्ता, मच्छर। तो ब्लू मक्खी जो है वो कालाजार रोग का वाहक है, कालाजार रोग का वाहक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम जाते हैं। निम्न में कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग कौन है? तपोदिक, जुकाम, टाइफाइड, हैजा। देखिए, जो रोग फैलते हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा, मच्छर से फैलते हैं, घरेलू मक्खी से फैलते हैं, भालू मक्खी से मिलता है, रेबीज से फैलता है। बहुत से रोग हैं जैसे काली खांसी, रेबीज, चिकुनगुनिया, टाइफाइड, निमोनिया, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब बहुत से रोग हैं। तो निम्न में ये सब आपको किताब में मिल जाए तो आप इसको एक बार सरसरी निगाह से आप लोग देखते जाएंगे और थोड़ा उस पर दिमाग दौड़ाते जाएंगे। निम्न में कौन सा रोग जीवाणु जनित है? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। तो यह टाइफाइड जो है वो जीवाणु जनित है, टाइफाइड जो है वो जीवाणु जनित है। चलिए अगला प्रश्न, डिप्टीथेरिया से बचाव के लिए कौन सा टीका लगता है? डिप्टीथेरिया से बचाव के लिए कौन सा टीका लगता है? डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी, उपरोक्त से कोई नहीं। देखिए, टीका के बारे में आपने सुना होगा, तो टीका के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर, क्या नाम था उनका? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम 1976 में चेचक के टीके की खोज की। चेचक के टीके का खोज की। टीके का खोज की एडवर्ड जेनर ने, सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की। तो अब आए कि सभी के लिए, डिप्टीथेरिया के लिए, काली खांसी के लिए, टिटनेस के लिए डीपीटी टीका होता है, पोलियो के लिए ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, हेपेटाइटिस बी टीका होता है, क्षय रोग के लिए बीसीजी टीका होता है। तो आपको डिप्टीथेरिया से बचाव के लिए वो जो टीका का नाम है वो डीपीटी, उस टीका का नाम क्या है? डीपीटी। चलिए, तो सब टीका का अलग अलग है। क्षय रोग के लिए बीसीजी, थोड़ा सा इसको भी अगर मैं क्लियर कर दूं तो पोलियो के लिए आ गया ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी। क्षय रोग के लिए बीसीजी। इसी तरह से टीके हैं, तो सबके अलग अलग टीके हैं। समय पर मैं आपको अगले कक्षा में बताऊंगा। चलिए, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामना आप लोगों को मेरे तरफ से, पूरी ऑफिस के द्वारा तरफ से। तो डायनेमिक जॉब पॉइंट में आपका स्वागत है। और अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो
सब्सक्राइब ले कर लें चैनल को, और इससे अधिक से अधिक रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। और जहां तक प्रयास हो हम लोग पूरी तरह से मिलजुल कर ये पारा शिक्षक आकलन की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से करने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर अगली कक्षा में मैं मिलता हूँ। ओके।